तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। मैं कोशिश करूंगा आपको राजस्थान की जलवायु से संबंधित कम से कम 100 क्वेश्चन आराम से करवा पाऊं यहाँ से, और इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम क्वेश्चंस के फॉर्म में चलेंगे, समय आप लोगों के पास ज्यादा है नहीं, तो प्रयास पूरा करेंगे कि एक बार अपन क्वेश्चंस के फॉर्म में चलें। मैप आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा हुआ है ही, तो हमको ये भी देखना है कि कौन सा जलवायु क्षेत्र, कौन सा जिला, कौन से क्षेत्र से संबंधित जिला कौन सा है। तो यहाँ पर ये हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु के संबंध में हमको सबसे पहले राजस्थान की अगर अक्षांश स्थिति देखेंगे तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति पड़ती है कितनी, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य। मतलब यहाँ बिल्कुल रात दक्षिण की ओर देखें तो बांसवाड़ा से लेकर और उत्तर में जो है गंगानगर तक, और ये क्षेत्र आ जाएगा कौन से कटिबंध के अंतर्गत, तो इसको उपोष्ण कटिबंध मान सकते हैं हम। उपोष्ण कटिबंध क्यों मानेंगे उपोष्ण कटिबंध? कारण क्या है कि राजस्थान की जलवायु न तो बहुत ज्यादा शीतित जलवायु है और न ही यहाँ की नमी युक्त जलवायु भी नहीं है, इसलिए हम इसको उष्ण मतलब गर्म और शुष्क जलवायु में मानेंगे, इसीलिए इसको हम मानेंगे उपोष्ण जलवायु। ठीक है, तो अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की जलवायु हो जाएगी उपोष्ण जलवायु। ठीक, ये एक अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है कि अक्षांशीय आधार पर राजस्थान की जलवायु को हम क्या बोलेंगे, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि राजस्थान की दूरी समुद्र तट से जो है अधिक है, राजस्थान की दूरी समुद्र तट से अधिक है, इसलिए यहां पर अधिक वर्षा का अभाव रहता है। अब देखने में ये लगता है कि एक तरफ जहां पर अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अरब सागर की, यहां से तो समुद्र तट से दूरी पास रहेगी राजस्थान की, और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी, यहां से दूर रहेगी। अगर यहां से राजस्थान की दूरी समुद्र से बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर ये हम क्यों कह रहे हैं कि समुद्र से अधिक दूरी है? देखिए कारण क्या है कि अरावली की जो स्थिति है राजस्थान में वो किस दिशा से किस दिशा में है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि अरावली का जो विस्तार राजस्थान में है वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में है, और अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है वह राजस्थान में सिरोही में और सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में माउंट आबू में अधिक वर्षा करती है, लेकिन इसके बाद में बहुत ज्यादा वर्षा ये नहीं कर पाती। इसीलिए हमको याद रखना है कि दूसरी शाखा जो है इसकी दूरी बहुत ज्यादा पड़ जाती है राजस्थान से, और यही कारण है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग को बहुत ज्यादा अधिक वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती, और जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वह जब राजस्थान में पहुंचता है तो अपनी अधिकांश नमी इससे पहले के राज्यों जैसे उड़ीसा, एमपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी में खो चुका होता है। तो इस वजह से इसकी वजह से भी राजस्थान के केवल दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों जैसे झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में तो अधिक वर्षा होती है, लेकिन इसके बाद में मतलब इन वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहां से आता है मानसून। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचता है, मतलब राजस्थान के लगभग मध्य क्षेत्र में पहुंचता है, तो अरावली की दिशा राजस्थान में बिल्कुल बीचों बीच में है, और यही कारण है कि अरावली की दिशा राजस्थान के बीचों बीच में से होकर गुजरने के कारण अरावली के वो बीच में से यहाँ से आगे नहीं जा पाता। तो इस वजह से भी जो पश्चिमी राजस्थान है वो सूखा रह जाता है, और उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु और यहाँ पर शुष्क जलवायु परिस्थितियों का विस्तार जो है यहाँ पर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं हम, एक बार आप थोड़ा थोड़ा सा समझता चलिए, इसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और संबंधित क्वेश्चन भी बता दूंगा। अब अगर बात की जाए राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में जो वर्षा का वर्गीकरण है या राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण है, उसको राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है, और ये किस आधार पर बांटा गया है? वर्षा के आधार पर। बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो देख लेते हैं 5 भाग कौन कौन से। पहली बात, राजस्थान में पहला जो क्षेत्र आ जाएगा वर्षा के आधार पर वो आ जाएगा शुष्क जलवायु प्रदेश। किसे कहेंगे हम शुष्क जलवायु प्रदेश? जहां पर वर्षा कितनी होती है? जहां पर वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य,
मतलब बहुत कम वर्षा होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य। तो इस वाले क्षेत्र में, शुष्क जलवायु क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से जिले आ जाएंगे? अगर हम नक्शे पर बात करें तो बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर और बाड़मेर का अधिकांश भाग या आधा भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब ये 20 सेमी वर्षा रेखा जो है ये 4 जिलों को मुख्य रूप से कवर करती है। एक तो हो जाएगा बीकानेर, दूसरा हो जाएगा जोधपुर, तीसरा हो जाएगा जैसलमेर और चौथा हो जाएगा बाड़मेर। तो इस क्षेत्र के इधर की ओर जो बारिश होती है वो सामान्यतः 20 सेंटीमीटर से कम होती है। औसत वायु जो बरसात होती है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है। यही अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये है शुष्क जलवायु क्षेत्रों में आ जाएंगे वर्षा के आधार पर। फिर हम बात करेंगे आगे, तो दूसरा आ जाएगा अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में हम देखेंगे तो किसको बोल रहे हैं हम? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश राजस्थान के संदर्भ में, जहां पर 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य बरसात होती है। तो 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य बरसात होगी। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये वाला पूरा क्षेत्र तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात करेंगे तो इसमें जो है कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? श्री गंगानगर, बीकानेर का कुछ एक भाग, जोधपुर का अधिकांश भाग आ जाएगा इसमें, जोधपुर का अधिकांश भाग इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में आ जाएगा बाड़मेर, इसके बाद में आ जाएगा जालौर। इसमें तो हमको याद रखना है कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों के मुख्य जिले हैं। इसके अलावा अगर हम गिनना चाहें तो नागौर का कुछ भाग आ जाता है, चूरू का भी कुछ भाग आ जाता है, या पाली का भी कुछ भाग आ जाता है। अगर सभी जिलों को लेंगे तो स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। मैं यहाँ पर बना देता हूँ आप लोगों को। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। तो हमसे पूछा जाए कि अर्धशुष्क मतलब 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ेगा उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, ये जो जिले हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? यहाँ पर ये अर्धशुष्क वर्षा वाले क्षेत्रों में आ जाएंगे। यहाँ पर बरसात कम क्यों होती है? मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब क्योंकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है तो अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है वो इन क्षेत्रों में, मतलब इस 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर के क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा नहीं कर पाती। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में बरसात की मात्रा में कमी पाई जाती है। और जो दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी का मानसून, वो यहाँ तक आते आते पहुंच नहीं पाता और अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार के कारण ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। इसलिए ये क्षेत्र, इसके द्वारा भी यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा नहीं हो पाती। तो ये चीज भी अपन को यहाँ पर याद रखनी है। शुष्क जलवायु क्षेत्र हमने देख लिया, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हमने देख लिया। एक बार वापस देख लीजिए कि शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। बात करें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर, ये जिले जो है किसमें आ जाएंगे? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। सामान्य रूप से देखते हुए चलना है अपन को। इसके बाद में आगे अगर अपन बात करें तो तीसरा आ जाएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये टॉपिक को एक बार समझने के बाद में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं वो मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको एक लैंग्वेज मिल जाए टॉपिक पढ़ने के बाद में कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो तीसरा जो जलवायु प्रदेश है 5 में से, वो तीसरा कौन सा हो जाएगा? उपाद्र जलवायु प्रदेश। किसको कह रहे हैं हम? उपाद्र जलवायु प्रदेश, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी रहेगी? 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य रहेगी। तो 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा रेखा के अंतर्गत जो क्षेत्र आएगा राजस्थान को, जो जिले आ जाएंगे वो सभी किसमें आएंगे? उपाद्र जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। उपाद्र क्षेत्रों में आने वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के जितने भी जिले हैं ये सब उपाद्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में आ जाएंगे। बात कर रहे हैं हम, इसमें झुंझुनू भी आ जाएगा, तो सीकर भी आएगा, इसमें नागौर का पूर्वी भाग, अजमेर, जयपुर का कुछ भाग आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा भीलवाड़ा का कुछ भाग, इसके बाद आएगा पाली,
राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, ये सब ये सारे के सारे जिले किस में आ जाते हैं? उपाद्र जलवायु क्षेत्रों में आ जाते हैं। देख लीजिए एक बार वापस यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है? चूरू आएगा, इसमें झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, नागौर का पूर्वी भाग, अजमेर, पाली का अधिकांश भाग, पाली का कुछ भाग आ जाएगा, अजमेर, भीलवाड़ा का कुछ भाग, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही का कुछ भाग, ये उपाद्र जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के जिले हैं। अगला भौतिक प्रदेश हम देखेंगे तो आ जाएगा आर्द्र भौतिक प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बात करें कि कौन से क्षेत्र को आर्द्र जलवायु प्रदेश बोलेंगे, जहां 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, उसे कहते हैं हम आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसमें सामान्य रूप से जो आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे उनकी अपन बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है और इसके अलावा जो माहे बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, ये सब किस में आ जाएंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश और यहाँ पर पठारी प्रदेश, ऊपर माल का पठार और दक्षिण राजस्थान का कुछ भाग, ये सब किस में आ जाएंगे? आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है आ जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि आर्द्र के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे ये हो गया 40 से 60 सेंटीमीटर, यहां पर हो जाएगा 60 से 80 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले। अलवर है, भरतपुर है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, इसके अलावा आ जाएगा अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा का कुछ भाग और इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाते हैं भाई? ये सभी क्षेत्र, ये सभी जिले कौन सी जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य रूप से आपको याद रखना है, बिल्कुल ऐसा कोई याद नहीं रखना है कि एक एक जिले को रटकर जाना है। आपको बस एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या फिर इनको पेन से नक्शे पर एक बार बना लीजिएगा। आपको आइडिया लगता चलेगा कि कौन कौन सा जिला है जो इससे संबंधित है। आसपास के जिले नहीं देगा, वो बिल्कुल अलग जिले देगा, आपको डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। और अंत में आ जाएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले सारे क्षेत्र किसमें आ जाएंगे? अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी मानसून है या बंगाल की खाड़ी का मानसून किधर से प्रवेश करता है? राजस्थान के दक्षिणी भागों और दक्षिणी पूर्वी भागों से यहाँ से प्रवेश करता है। अब क्योंकि यहाँ से प्रवेश करेगा इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा करेगा और इसके अलावा सिरोही के माउंट आबू में भी अधिक वर्षा करेगा, क्योंकि सिरोही के माउंट आबू से होकर कौन सा मानसून? अरब सागरीय मानसून गुजरता है और सिरोही में अच्छी वर्षा करता है। इसलिए हमको ये चीज याद रखनी है कि सिरोही में भी अति आर्द्र क्षेत्र पाया जाता है। कौन से क्षेत्र के आसपास? मुख्य रूप से माउंट आबू के आसपास कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो यहाँ पर अति आर्द्र क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, इसके अलावा करौली का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा। मुख्य रूप से बारां, झालावाड़, कोटा का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये किसमें आ जाएंगे? अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। एक बार मैं वापस बोल देता हूँ कि कौन कौन से जो जिले हैं राजस्थान के वो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। सवाई माधोपुर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का भी कुछ एक भाग आ जाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये सभी के सभी जिले किसमें आ जाते हैं? अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा कौन सा जो सिरोही जिले का क्षेत्र है, कौन सा? माउंट आबू, वह भी किसके अंतर्गत आ जाता है? अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। वापस से ध्यान से देख लीजिए। शुष्क जलवायु क्षेत्र किसे कहेंगे? 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक। अर्ध शुष्क किसे कहेंगे? 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। उपाद्र 40 से 60 सेंटीमीटर, आर्द्र है 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। ये सभी राजस्थान के संदर्भ में आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहेंगे 80 सेंटीमीटर वर्षा। अब इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन और आते हैं, देखिए समझिए। हम बात कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहां पर रहेगी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके लिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है? इसके लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के अंतर्गत कौन सी वर्षा रेखा है जो
रेड क्लिफ रेखा या पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे चलने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित है? तो अगर जिले की बात करेगा तो जैसलमेर हो जाएगा, और अगर क्षेत्र की बात करेगा तो जैसलमेर में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है क्या? सम वो क्षेत्र है जहां पर राजस्थान में भी उस सबसे कम बरसात होती है। तो 5 से 7 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर, और 5 से 7 सेंटीमीटर के साथ राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला स्थान कौन सा है? सम। और अगर जिला पूछे कौन सा जिला है सबसे कम वर्षा वाला, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से होकर गुजरती है, यह भी कह सकते हो। पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे चलती है, यह भी बोल सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा के सहारे सहारे कौन सी वर्षा रेखा निरंतर होती है, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि कौन कौन सी जो वर्षा रेखा है वो कौन कौन से जिलों से संबंध रखती है। अब एक वर्षा रेखा की हम बात करते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, हम सामान्य रूप से उसको बोल देते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो किसे कहेंगे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का महत्व क्या है? देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का महत्व यह है कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से संबंधित जिले 4 से 5 है मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं? गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये क्या करती है? मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है। 2 भागों में कौन कौन से भागों में बांट देती है? 25 सेंटीमीटर के जो पश्चिमी भाग है ये कहलाता है रेतीला मरुस्थल सामान्य रूप से, और इसके जो पूर्व की ओर भाग है वो अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। तो हमको याद रखना है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन आता है, आप लोगों को याद रखना है। रटी रटाई लैंग्वेज है लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है वर्षा रेखा से ही संबंधित। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन ये बन जाएगा भाई कि जो 40 सेंटीमीटर वर्षीय रेखा है ये मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान से अलग करती है। मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान से अलग करती है, ये चीज याद रखना है, ना कि पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग करती है। 2 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान से अलग करती है, क्योंकि मरुस्थल के अंतर्गत सामान्य रूप से कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। कौन कौन से? 4 जिले तो हो जाएंगे कौन से संभाग के? यहाँ पर अपने जो है बीकानेर संभाग के, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। 5 जिले हो जाएंगे जोधपुर संभाग के। कौन कौन से? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालौर। और इसके अलावा 3 जिले और कौन कौन से हो जाएंगे? नागौर है, सीकर है और झुंझुनू। ये सभी जो जिले हैं ये 12 जिले हैं। तो मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान से अलग करने वाली वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के नाम से जानी जाती है। फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है किससे? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के लिए क्या क्वेश्चन बनता है? वह कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे सहारे चलने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों, कौन सा? पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बांट देती है। अरावली के पूर्व में स्थित जो है वो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान और इसके पश्चिम में हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। तो ये चीज भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा ये देख लेते हैं हम कि राजस्थान में जो ये वर्षा रेखाएं हैं इसके आधार पर आसपास और संबंधित क्षेत्रों में किस प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? तो वनस्पति किस प्रकार की पाई जाएगी भाई? ध्यान रखना है, जो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला क्षेत्र था जिसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने बोला है, बिल्कुल जहां पर बरसात ना के बराबर होती है, उसको कहते हैं वनस्पति विहीन क्षेत्र। यहाँ पर बरसात बिल्कुल नहीं होती है, याद रखना है। यहाँ पर जो है वनस्पति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। और राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जो बिल्कुल वनस्पति विहीन है? पूछ लिया जाए, अगर पर्टिकुलर स्थान का नाम पूछता है
तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था सम में बरसात सबसे कम होती है राजस्थान में। तो राजस्थान का वह स्थान जहां पर जैसे वनस्पति विहीन स्थान माना जाता है, तो सम में बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। कारण क्या है कि बरसात ही नहीं होती है बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर वनस्पति जो है नहीं पाई जाती। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य किस प्रकार की वनस्पति, मतलब अर्धशुष्क क्षेत्रों में, अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? तो यहां पर मुख्य रूप से मरूदभिद, या जिनको बोल देते हैं जीरोफाइट्स प्रकार के पादप पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जड़ें जो है जमीन में गहराई तक चली जाती है, पत्तियां छोटी होती है या कांटों में तब्दील हो जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो कम से कम हो और इनकी नमी बनी रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं, जो वनस्पति पाई जाती है, वो मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति पाई जाती है भाई? जैसे नागफनी है, जैसे बबूल है, कैर है, खैर है, इसके अलावा नागफनी को हम कैक्टस बोल ही देते हैं। तो जितने भी लंबी जड़ों वाले और छोटी पत्तियों वाले और कांटों में तब्दील होने वाली जो वनस्पतियां हैं वो किसमें पाई जाती है? 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आपको याद रखना है यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्रों में ना के बराबर वनस्पति पाई जाती है, इसलिए उसको कहा ही क्या जाता है? वनस्पति विहीन क्षेत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा क्षेत्र? तो उपाद्र क्षेत्र किसे कहा था अपन ने? इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा के अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, ये हम देख लेते हैं। तो हम इसके बाद देख लेते हैं कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता है कोपेन के आधार पर? तो BSHW ये सिंबल दिया गया है। कौन से प्रदेशों को? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों को यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है। ठीक है, तीसरा प्रदेश हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा? तो इसे हम कहेंगे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पर वर्षा की न्यूनता पाई जाती है। इसको हम जो सिंबल देंगे वो इसको हम क्या सिंबल देंगे? BWHW ये सिंबल हम इसे देंगे। तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या पाया जाएगा? ना के बराबर वनस्पति पाई जाएगी, वर्षा की अल्पता पाई जाएगी। और चौथा और अंतिम जो हम देख लेंगे कोपेन के आधार पर, चौथा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं CWG, या इसी को अपन सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? यहाँ पर इसको बोल देते हैं शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। शुष्क शीत जलवायु प्रदेशों की अगर यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से यहाँ का जिला आ जाएंगे? तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो जिला इसका प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन सा जिला करेगा भाई? टोंक जिला करेगा। ये चीज आपको याद रखने नहीं है। अब यहाँ पर सभी के बारे में मैं एक एक चीज और बताता चलता हूँ कि सभी जलवायु का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे शुष्क शीत जलवायु को प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करेगा, अर्धशुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा करेगा, उष्ण का कौन सा करेगा, ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल डेप्थ में आपके आता भी नहीं है यहाँ पर। तो जीएस के पेपर को जीएस के पेपर की तरह ही पढ़ना है। अगर अपन बात करें आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो इसका प्रतिनिधित्व करेगा डूंगरपुर जिला। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, ये सम्मिलित करवाने में भी पूछ सकता है, सिंपल भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। दूसरे की बात करेंगे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की, तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो जिला करेगा कौन सा जिला? नागौर जिला। तीसरे क्षेत्र की हम बात करेंगे कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। मरुस्थलीय जलवायु
प्रदेश। यहाँ पर इस वाले में गलती होने की संभावना रहती है, हम सामान्य रूप से इसको जैसलमेर समझ लेते हैं। इस प्रकार की जलवायु का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको। और अंत में हम अगर देखेंगे, जो मैंने आपको प्रारंभिक तौर पर बताया अभी कि शुष्क शीत जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करेगा तो कौन सा जिला करेगा? यहाँ पर टोंक। सामान्य और सीधे तरीके से भी पूछ सकता है या सुमेलित करवाने में भी पूछ सकता है। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा डूंगरपुर जिला, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है नागौर जिला, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा बीकानेर और शुष्क शीत जलवायु प्रदेश का करेगा टोंक। तो यहाँ पर यह चीज आपको याद रखनी। अब हम राजस्थान के जलवायु से संबंधित कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मैं बताता चलूंगा। पहली बात तो ये कि राजस्थान में होने वाली औसत वर्षा, मतलब बरसात कितनी होती है। तो राजस्थान में होने वाली औसत वर्षा कितनी होती है? सामान्य रूप से 57.5 सेंटीमीटर, या इसको आप बोल सकते हैं 58 सेंटीमीटर। तो कोई अंतर नहीं है। अगर आपको 57.5 सेंटीमीटर नहीं दिखाई देता है ऑप्शन में, तो इसके आसपास का जो भी ऑप्शन दिख जाए वो आपको कर देना है। तो राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है। फिर इसके बाद में आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा। अब यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं दो। पहला, सर्वाधिक वर्षा वाला आपसे पूछा गया है जिला कौन सा है, और दूसरा पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो नाम रहेगा इसका झालावाड़। झालावाड़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है भाई? तो 80 से 88 सेंटीमीटर होती है। और इसलिए अपन ने देखा था इसको कौन से क्षेत्र में रखा था, अपन ने अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा था जिला। और अगर हम बात करें किसके स्थान की, तो राजस्थान में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसको हमने देखा था यहाँ पर माउंट आबू। और माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे जिला पूछा है तो सिरोही नहीं करना है, क्या करना है? झालावाड़। और अगर स्थान पूछा है तो कौन सा करना है? माउंट आबू। माउंट आबू की जो औसत वार्षिक वर्षा है 127 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 117 से 127। तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा झालावाड़ है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो माउंट आबू। लेकिन मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, ना ही तो उसने आपको जिला दिया ना ही स्थान दिया, और आपसे बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ लिया राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो फिर आंसर क्या रहेगा? तो फिर आपको एक बार जाना है ऑप्शन पे और आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में जिले लिखे हुए हैं चारों, तो जिलों के आधार पर झालावाड़ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में चारों स्थान लिखे हुए हैं तो स्थानों के आधार पर कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू। लेकिन अगर ऑप्शन में जिले भी लिखे हुए हैं और स्थान भी लिखा हुआ है, तो फिर आपको 100 में से 100% माउंट आबू में ही करना है। उसका कारण क्या है? औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो ज्यादा कहां पर हो रही है, आप देख पा रहे हैं माउंट आबू में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के आधार पर एक उपनाम भी निकल कर आता है। तो वर्षा के आधार पर उपनाम निकल के आता है राजस्थान के जिलों का। तो हम कहते हैं एक तो राजस्थान का चेरापूंजी। देखिए हमको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है भाई कि पहले सर्वाधिक वर्षा भारत और विश्व में कहां पर होती थी? चेरापूंजी में। अब तो चेरापूंजी दूसरे स्थान पर आ गया। पहले नंबर पर कौन सा है? मासिनराम। मासिनराम। हालांकि चेरापूंजी और मासिनराम दोनों ही कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। लेकिन अब सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है विश्व में? मासिनराम में। तो विश्व का भी और भारत का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। लेकिन पहले कहां पर होती थी? चेरापूंजी में। इसलिए एक बार जो उपनाम पड़ गया वो पड़ गया। तो आपसे पूछा जाए कि साहब राजस्थान का चेरापूंजी किस स्थान या किस जिले को कहा जाता है, तो अगर स्थान पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा? माउंट आबू, क्योंकि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर अधिक हो रही है। और अगर आपसे जिला पूछा है कि राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को संबोधित किया जाता है, कहा जाता है, तो हो जाएगा भाई कौन सा? झालावाड़। ये उपनाम है, याद रखने हैं। इसके अलावा वर्षा के आधार पर ही राजस्थान का बर्फोयांश किसे कहा जाता है? बर्फोयांश कहां पर है? रूस में है। विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में गिना जाता है। तो राजस्थान का बर्फोयांश किसे कहा जाता है? राजस्थान में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर बर्फबारी होती हो। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाता है कि राजस्थान के माउंट आबू जिले
राजस्थान के सिरोही जिले में जो माउंट आबू स्थान है और वहां पर एक झील है, नाम है नक्की झील। ये नक्की झील जो है वर्षा काल में कई बार जम जाती है। तो इसी वजह से पूछा जाता है कि राजस्थान का बर्फोयांश कहा जाता है, तो किस स्थान को कहा जाता है? माउंट आबू को राजस्थान का बर्फोयांश भी यहाँ पर कहा जाता है। और वर्षा से संबंधित देखिए, वर्षा अपने आप में जलवायु का जलवायु अपने आप में वर्षा का कारण होती है, इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन ये कर रहे हैं जलवायु से ही संबंधित है, याद रखना है। आपसे पूछे राजस्थान में न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम वर्षा वाला, और वर्षा वाला के बाद दो क्वेश्चन बन जाते हैं, स्थान और जिला। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा है भाई? तो पड़ता है कहां पर? जैसलमेर जिले का स्थान है, नाम है सम। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए सबसे कम वनस्पति भी यहाँ पर ना के बराबर पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान हो जाएगा कौन सा? सम। और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला अगर जिला पूछता है तो जिला भी कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। तो जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है, और सम तहसील यहाँ पर जो पड़ती है इसमें पूरे राजस्थान का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक या सबसे ज्यादा शुष्क स्थान, शुष्क, और फिर पूछ लिया एक तो वापस बनेगा कौन सा? स्थान, और एक बनेगा कौन सा? जिला। तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाएगा तो पड़ेगा फलोदी। फलोदी कहां पर पड़ता है भाई? किस जिले में है? जोधपुर में। और अगर पूछा है राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, तो सबसे शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे शुष्क जिला हो जाएगा चूरू। तो चूरू राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है, और फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है, जहां पर नमी की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। अब हम ये जानते हैं कि भाई जून के महीने में सबसे सीधी किरणें सूरज की पड़ती है कौन से स्थान पर? जून के महीने में सबसे सीधी किरणें पड़ेगी बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी कहां पर? तो श्री गंगानगर में। जो सबसे दक्षिणी जिला है वहां पर सबसे सीधी और सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी कहां पर? श्री गंगानगर में। तो इसी के आधार पर जलवायु का दो चार क्वेश्चन और बन जाते हैं, देखते हैं क्या है। आपसे पूछ लिया राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, तो इसमें कैटेगरी डिवाइड कर देंगे हम। गर्म जिला किस आधार पर? एक तो दैनिक आधार पर और एक वार्षिक आधार पर। तो सर्वाधिक गर्म जिला दैनिक आधार पर अगर हमसे बात करेगा, अगर पूछा जाए राजस्थान का दैनिक ताप के आधार पर सबसे गर्म जिला है, तो दैनिक ताप के आधार पर सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा भाई? जैसलमेर। जैसलमेर में क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश है और रेत पाई जाती है, रेत की विशेषता क्या होती है? जल्दी ही ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। इस वजह से सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो, सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला जिला कौन सा हो जाएगा भाई? जैसलमेर। लेकिन आपसे पूछा है वार्षिक तापांतर या वार्षिक तापमान, सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो जिले का नाम हो जाएगा भाई चूरू। चूरू सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा सर्वाधिक। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि साहब न्यूनतम, न्यूनतम तापमान वाला जिला। तो न्यूनतम तापमान वाला जिला भी दो आधार पर हो जाएगा, एक हो जाएगा दैनिक और दूसरा हो जाएगा वार्षिक। तो न्यूनतम तापमान सामान्य रूप से कहां पर रहता है? तो न्यूनतम तापमान रहता है राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा, लेकिन सबसे दक्षिण जिले के पास वाला जिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर बांसवाड़ा नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर में जो न्यूनतम तापमान होता है वो दैनिक न्यूनतम तापमान सबसे कम होता है, और वार्षिक न्यूनतम तापमान इसका पड़ोसी जिला है। इसका पड़ोसी जिला कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका पड़ोसी जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा।
हम देखते हैं कि न्यूनतम तापमान वाला जिला, तो न्यूनतम तापमान वाला जिला हो जाएगा एक दैनिक और एक है वार्षिक। दैनिक न्यूनतम तापमान वाला जिला हो जाएगा यहां पर कौन सा, जैसलमेर। क्यों हो जाएगा जैसलमेर, ध्यान रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला कि जैसलमेर मरुस्थलीय जिला है और मरुस्थलीय जिले में पाई जाती है रेत, और रेत की क्या विशेषता होती है, रेत गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। इसलिए कहा जाता है कि रेगिस्तान की के दिन अत्यधिक गर्म एवं रातें अत्यधिक ठंडी होती है। तो दैनिक सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। और वार्षिक न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर। याद रखना है यहाँ पर डूंगरपुर है, ना कि बांसवाड़ा है। और आगे बढ़ जाते हैं, हम क्वेश्चन देखते जाते हैं। बिल्कुल सिंगल सिंगल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के किस जिले में जलवायु को मापने के लिए एक प्राचीन क्या है, वेधशाला। तो वेधशाला जो है वो कौन से जिले में है, जयपुर जिले में। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहां पर है, जयपुर में। एक क्या है, एक वेधशाला है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि साहब राजस्थान का जलवायु में ही ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे लंबा दिन कौन सा है। पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को, तो 21 जून सबसे लंबा दिन है, क्योंकि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सबसे छोटी रात कौन सी है, पहले बता चुका हूं। सबसे छोटी रात कौन सी हो जाएगी, जो दिन सबसे बड़ा वही रात सबसे छोटी, तो ये भी 21 जून। बिल्कुल शॉर्ट में चलना है अपन को। फिर पूछ लिया सबसे बड़ी रात कौन सी है, तो बड़ी रात हो जाएगी कौन सी, 22 दिसंबर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। और सबसे छोटा दिन पूछ ले, सब राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं अपन। सबसे छोटा दिन हो जाएगा कौन सा, तो 22 दिसंबर। हम सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं कि गर्मियों में दिन बड़े रातें छोटी होती है, और सर्दियों में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर याद रखनी है अपन को। एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है और इसके बाहर नहीं जाएगा, आपको आराम से बिल्कुल सामान्य तरीके से पढ़ना है इसको। अगली अपन बात करेंगे कि सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। अब देखिए, एक तो होता है सर्वाधिक तापमान और एक होता है सर्वाधिक ताप अंतर। तो सर्वाधिक तापांतर का मतलब क्या हुआ, तापांतर का मतलब ये कह सकते हैं कि गर्मियों में दिन मतलब वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और वहां पर सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। तो इसको भी दो भागों में बांट लेंगे अपन। एक तो है दैनिक तापांतर, किस जिले का सबसे ज्यादा रहता है, मतलब जो तापमान है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है। और एक है वार्षिक तापांतर, सबसे ज्यादा किसमें रहता है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तापमान किसका ज्यादा रहता है, तापमान किसका कम रहता है। मैं बोल रहा हूँ दोनों के तापमान में अंतर, मतलब न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर किन जिलों में ज्यादा पाया जाता है, दैनिक आधार पर और वार्षिक आधार पर। तो दैनिक आधार पर न्यूनतम तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। तो दैनिक आधार पर सर्वाधिक तापांतर वापस हो जाएगा कौन सा, जैसलमेर। अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को क्यों हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि दैनिक का मतलब दिन और रात हो जाते हैं, और दिन में जैसलमेर का तापमान ज्यादा रहता है और रात में तापमान बहुत कम रहता है। इसलिए दैनिक दिन के और रात के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए दैनिक तापांतर वाला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। और अगर बात करें सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाले जिले की, तो वार्षिक आधार पर सबसे अधिक, वर्ष में सबसे ज्यादा तापमान सामान्य रूप से कहां पर अंकित किया जाता है, चूरू जिले में। और न्यूनतम तापमान भी फतेहगढ़ के आसपास कहां पर अंकित किया जाता है, चूरू जिले में। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला, आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ कर रहा है, अगर वार्षिक आधार पर पूछा है तो आंसर हो जाएगा चूरू तापांतर में।
और दैनिक सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया सर्वाधिक तापांतर वाला जिला। अब बात करेंगे अपन कि न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है, दोनों आधार पर ही। तो न्यूनतम तापांतर वाले जिले दैनिक आधार पर और वार्षिक आधार पर यहां पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे दैनिक का पूछे चाहे वार्षिक का पूछे, दैनिक और वार्षिक दोनों का न्यूनतम तापांतर वाला जिला हो जाएगा भाई यहां पर डूंगरपुर। क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा पाए जाते हैं, वनों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ का तापांतर ज्यादा नहीं रहता है। सर्दियों और गर्मियों के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। औसत तापमान 17 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसलिए हमको याद रखना है कि न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा है, डूंगरपुर, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा हो जाएगा भाई, डूंगरपुर। सर्वाधिक वाला दैनिक आधार पर हो जाएगा कौन सा, जैसलमेर, और वार्षिक आधार पर हो जाएगा कौन सा, तो यह हो जाएगा चूरू। अब इसके आगे हम बढ़ जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता या मतलब नमी वाला जिला, न्यूनतम आर्द्रता या नमी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जहां पर सबसे कम आर्द्रता पाई जाती है, जिला हो जाएगा जैसलमेर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक आर्द्रता या नमी वाला जिला, नाम हो जाएगा सिरोही। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। और आगे बढ़ जाते हैं अपन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 50 एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में आप देखते हैं कि कई मौकों पर कई बार भीषण अकाल पड़ता है, वर्षा कम होती है, तो अकाल एवं सूखे की स्थिति क्यों रहती है राजस्थान में। तो अकाल एवं सूखे की स्थिति इसलिए रहती है क्योंकि राजस्थान में जो है वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, और अपर्याप्तता। तो तीनों कारण है यहाँ पर। पहली बात तो निश्चित नहीं होती है, बरसात होगी नहीं होगी, नियमित नहीं होगी, और अपर्याप्तता, जितनी बरसात होती है उतनी भी पर्याप्त नहीं होती है। इसी वजह से राजस्थान में अक्सर सूखा या अकाल पड़ता रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद थोड़ी बहुत देर में आपको क्वेश्चन बोलता चलूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि साहब 999 मिलीबार रेखा अगर कौन से समय की बात करें, जुलाई से सितंबर, किन जिलों से होकर गुजरती है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो सामान्य रूप से जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, सिरोही, इन जिलों से होकर ये 999 मिलीबार रेखा गुजरती है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़े बहुत मैं आपको क्वेश्चन ही बोलता चलता हूं, आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा। तो देखो, अगर कई बार क्या होता है, हमको जिले नहीं देता और क्षेत्र पूछ लेता है। तो क्षेत्र पूछ लेगा कि साहब राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा संभाव्य क्षेत्र, सूखा संभाव्य का मतलब होता है जहां पर सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान, या इसी को कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि राजस्थान का न्यूनतम ग्रीष्मकालीन
तापमान, राजस्थान का न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान किस क्षेत्र में रहेगा या किस जिले में रहेगा, तो आपको याद रखना है ये दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो दक्षिण राजस्थान में जिले आ जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इत्यादि जिले। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर ये जिले आ जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान न्यूनतम होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है, वायु में नमी होती है, जंगल अधिक पाए जाते हैं, उस वजह से यहाँ पर तापमान तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चन बन जाता है सर्वाधिक वर्षा की सर्वाधिक अनियमितता वाला जिला। याद रखना है आपको, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इनके बाहर क्वेश्चन जाएगा भी नहीं, बस आपको सुनते जाना है तरीके से। तो वर्षा की सर्वाधिक अनियमितता, अनियमितता कैसे करेंगे, मतलब ऐसा जिला जहां पर कई बार बरसात होती है तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, नहीं होती है तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर में कई बार आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है, जैसे 2007-8 में यहाँ पर बैतूल में बाढ़ आ गई थी, और कई बार 2-2, 3-3 साल तक यहाँ पर कोई वर्षा ही नहीं होती। तो अगर सर्वाधिक अनियमितता वाला जिला हो गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा की सुनिश्चितता वाला जिला। वर्षा की सुनिश्चितता वाला जिला कैसे कहते हैं भाई, सुनिश्चितता मतलब जहां पर वर्षा होगी होगी, सुनिश्चित है एक प्रकार से, तो इसे बोला जाता है झालावाड़। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो कौन से जिले से राजस्थान में प्रवेश करता है, झालावाड़ से। तो ये राजस्थान की जलवायु प्रभावित करता है यहाँ पर। अब क्योंकि झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून, कौन सा, बंगाल की खाड़ी का, इसीलिए हम ये कहते हैं क्या कि बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश द्वार। और कई बार बंगाल की खाड़ी वाला शब्द न देकर इसको दिशा के आधार पर क्या शब्द दे देता है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून को दिशाओं के आधार पर दक्षिण पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी मानसून की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान में कौन सा है, या बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा झालावाड़। और पूछ लिया जाए आप लोगों से कि अरब सागर के मानसून, अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार, तो ये किस जिले को बोलेंगे भाई, अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार। मतलब अरब सागरीय मानसून से सबसे पहली वर्षा राजस्थान में सामान्यतः किस जिले में होती है, तो सामान्यतः इसमें होती है सिरोही में होती है, इसलिए सिरोही जिले को अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार बोला जाता है राजस्थान में। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिए 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन है जहां पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि आपसे पूछा जाए राजस्थान में होने वाली प्रथम वर्षा, तो राजस्थान में होने वाली प्रथम वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो याद रखना है अरब सागरीय मानसून से होती है। राजस्थान में जो पहली वर्षा होती है वो इधर की तरफ से जो मानसून आता है, गुजरात और अरब सागर की तरफ से जो मानसून होता है उससे होती है। और क्योंकि इधर से आएगा तो सबसे पहले कहां पर बारिश करेगा, तो ये सिरोही जिले में। तो राजस्थान में होने वाली प्रथम वर्षा तो किससे होती है, अरब सागरीय मानसून से। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा, तो राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है भाई, बंगाल की खाड़ी
के मानसून से होती है। राजस्थान में लगभग 89% या सामान्य रूप से आप कह सकते हैं 90% जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और क्या क्वेश्चन बन जाएगा? तो सबसे पहली वर्षा होगी अरब सागरीय मानसून से, जबकि अधिकांश वर्षा होगी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। फिर पूछ ले जाए कि अरब सागरीय मानसून से सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला। तो अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा भाई? अरब सागरीय मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करेगा कौन सा? सिरोही जिला, क्योंकि सिरोही जिला कैसा है? पर्वतीय जिला है और इसके अलावा यहाँ पर ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, वनों की सघनता पाई जाती है, इसलिए अरब सागरीय मानसून की शाखा जब राजस्थान में सिरोही से प्रवेश करती है तो यहाँ पर तो अधिकांश ये वर्षा कर देती है। लेकिन आपसे पूछा जाए अरब सागरीय मानसून से सर्वप्रथम वर्षा तो हो गई सिरोही में, आपसे पूछा जाए अरब सागरीय मानसून से क्या सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला अगर पूछा जाए तभी भी आपका आंसर क्या रहेगा? सिरोही ही रहेगा। तो ये तो बात हुई अरब सागरीय मानसून की। फिर आपसे पूछा जाए बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, तो बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा कौन सा जिला प्राप्त करेगा भाई? झालावाड़। तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ प्राप्त करेगा कौन सी मानसून से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल की खाड़ी से सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले वर्षा कौन सा जिला प्राप्त करता है? झालावाड़। तो देखो यहाँ पर राजस्थान में पहली वर्षा सिरोही में अरब सागरीय मानसून से होती है, सर्वाधिक वर्षा भी सिरोही में होती है। कौन से मानसून से? अरब सागरीय मानसून से। राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है यहाँ पर। और पहले जिले में जिसमें बरसात होती है कौन से में? झालावाड़ में। सर्वाधिक वर्षा भी किस जिले में होती है? झालावाड़ में। ये चीज अपन को यहाँ पर याद रखनी है। अगला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब राजस्थान में वर्षा की अल्पता, न्यूनता, कमी का मुख्य कारण क्या है? फिक्स है, रटा रटाया क्वेश्चन है, रटा रटाया आंसर है, लेकिन समझने के आधार पर रटेंगे अपन। पहले समझेंगे उसके बाद में इसको याद करेंगे। तो देखो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वो सामान्य रूप से कौन सी दिशा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब हमने बात की यहाँ पर क्या कि जब अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है तो सिरोही में तो अच्छी वर्षा कर देता है, लेकिन सिरोही में वर्षा करने के बाद बाकी के जो जिले हैं इधर वाले ये सारे किस प्रकार के जिले हैं? यहाँ पर मरुस्थलीय जिले हैं। तो ना तो कोई पर्वतीय अवरोध है और न ही यहाँ पर अत्यधिक घने जंगल है, जिसकी वजह से ये मानसून किसी भी जंगल से, किसी भी पर्वत से ना तो टकराता है यहाँ पर, और पर्वत से किसी से नहीं टकराता। इस वजह से यहाँ पर बिना टकराए सीधा निकल जाता है। यही कारण है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में समुद्र से पास होने के कारण भी यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि वर्षा होने के लिए सामान्य रूप से निम्न दो कारण होने आवश्यक होते हैं। पहला तो हवाओं का उष्ण मतलब गर्म एवं क्या होना? आर्द्र होना। हवाओं का उष्ण एवं आर्द्र होना, ताकि हवाएं क्या उठा पाए? नमी उठा पाए। और ये उष्ण एवं आर्द्र हवाओं के मार्ग में किसका पाया जाना? किसी अवरोध। सामान्य रूप से कौन सा अवरोध? पर्वतीय अवरोध का पाया जाना। और अगर पर्वतीय अवरोध नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में किसका पाया जाना? घने जंगलों का पाया जाना। तो घने जंगल पाए जाएंगे अगर, तो उसकी वजह से ये गर्म हवाएं ठंडी हो जाएगी और संघनन के कारण वर्षा करेगी। लेकिन ना ही तो पश्चिमी राजस्थान में घने जंगल पाए जाते हैं और ना ही यहाँ पर कोई पहाड़ पाया जाता है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? अरब सागरीय मानसून की शाखा के समानांतर निकल जाती है। ये तो है अरावली पर्वत श्रृंखला और ये है अरब सागरीय मानसून की शाखा। तो केवल सिरोही में यहाँ पर वर्षा करेगी और सिरोही में वर्षा करने के बाद ये सीधी यहाँ पर बिना टकराए आगे निकल जाएगी। और यही कारण है कि राजस्थान में अरब सागरीय जो मानसून की शाखा है वो अरावली पर्वत के समानांतर है, इसलिए वर्षा नहीं कर पाती। और यही सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है राजस्थान में वर्षा की न्यूनता का।
तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि साहब राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि किधर से किधर होती है। सामान्य क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि किधर होती है। ये अपन ने बना दिया अरावली। मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है कौन से मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अब जब जैसे जैसे मानसून किधर से किधर, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व से किधर की ओर किधर बढ़ेगा, उत्तर पूर्व की उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, तो इधर से इधर की ओर तो इसमें वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी। तो इसका जस्ट अपन उल्टा कर देंगे तो वृद्धि किधर से होगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में जाने पर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में जाने पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और रिपीट होता रहता है, समझ लो इसको 2 मिनट में। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। आपने सुना होगा नाम पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और पश्चिमी विक्षोभों का जो उत्पत्ति स्थान है जहां से बनते हैं, तो सामान्य रूप से कहां से, भूमध्य सागर, या भूमध्य सागर का ही दूसरा नाम है रूम सागर। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात से उठने वाले विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा कुछ एक जल कई बार ये कहां से, कैस्पियन सागर से भी उठा लेते हैं। तो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ जल उठाते हैं। और कौन सी पवनों के माध्यम से, कहा जाता है जेट स्ट्रीम पवनों के माध्यम से, जेट स्ट्रीम ये पवने हैं, याद रखना। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ कौन सी पवनों के माध्यम से, कौन सी पवनों के द्वारा लाए जाते हैं, जेट स्ट्रीम पवनों के द्वारा लाए जाते हैं। और ये जेट स्ट्रीम पवनों की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, याद रखना, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, नाम था रॉक्स बी के द्वारा खोज की गई थी जेट स्ट्रीम पवनों की। और उन्होंने कुछ विशेषता बता दी इसकी छोटी मोटी सी, जो राजस्थान के मामले में दिखाई देती है। पहली बात तो ये हमेशा 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चलती है, तो इनमें ज्यादा पानी नहीं होगा इनके साथ में जो बादल आएंगे। दूसरी विशेषता क्या होती है कि जब एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ती है तो हमेशा किधर, पश्चिम से पूर्व दिशा में ओर चलती है। और तीसरा इनकी गति क्या होती है, सामान्य हवाओं से थोड़ी सी तेज होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जेट बोला जाता है। तो जब जेट पवनों के द्वारा, या जेट पवनों के द्वारा, जेट स्ट्रीम के द्वारा ये कहां पर लाए जाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए विभिन्न देशों से, जैसे तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत में होते हुए, पाकिस्तान होते हुए जब राजस्थान में पहुंचेंगे, तो पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर राजस्थान के लिए कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। तो हमको याद रखना है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होने वाली कैसी वर्षा, शीतकालीन। शीतकालीन का मतलब सर्दियों के दिनों में जो वर्षा होती है उसे राजस्थान में, और राजस्थान में किसमें, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है मावठ। देखा होगा सर्दियों में कई बार हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, तो ये सर्दियों के दिनों में जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, हल्की फुल्की सी बरसात होती है, उसको क्या कहा जाता है, मावठ। और मावठ जब पड़ती है राजस्थान में तो कभी बहुत ज्यादा आपने नहीं देखा होगा कि भाई मूसलाधार बारिश हो रही है। उसका कारण क्या है कि बहुत लंबी दूरी तय करके आई होती है जेट स्ट्रीम पवनों के साथ जो ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो इनकी अधिकांश नमी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। यही कारण है कि इनसे बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ अगला क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो, पश्चिमी विक्षोभ भारत लाए जाते हैं या राजस्थान में लाए जाते हैं कौन सी पवनों के द्वारा, जेट स्ट्रीम के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभों का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, भूमध्य सागर। और इससे होने वाली वर्षा किस प्रकार की होती है, शीतकालीन वर्षा। और ये किस प्रकार की वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा होती है। और भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा जो राजस्थान में शीतकाल में होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। एक शब्द हमने देख लिया मावठ, मिलता जुलता शब्द है, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये तो है मावठ और एक है मावठा।
तो क्या होता है मावठ और क्या होता है मावठा। मावठ देख लिया, शीतकालीन वर्षा जो राजस्थान में होती है उसे मावठ कहते हैं। तो मावठा क्या है, आपने एक दुर्ग का नाम सुना होगा राजस्थान में, जयपुर जिले में एक दुर्ग है, नाम है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के नीचे जो जलाशय बना हुआ है उसी को कहा जाता है मावठा। बस याद रखिएगा हल्का फुल्का सा कि मावठ और मावठा में अंतर क्या है। अब पूछा जाए भाई आपसे कि राजस्थान में मावठ से या पश्चिमी विक्षोभों से सर्वप्रथम वर्षा किस जिले में होती है। तो सर्वप्रथम और सबसे पहले वर्षा होती है, देखो दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो है श्री गंगानगर और दूसरा है बीकानेर। हालांकि संपूर्ण राजस्थान में हो जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्वाधिक और सर्वप्रथम की। तो सर्वप्रथम बरसात कहाँ पर होती है, श्री गंगानगर में होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन सी सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा बरसात या मावठ से या पश्चिमी विक्षोभों से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो बीकानेर जिला राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित जिला है, किसके द्वारा, मावठ से। फिर मावठ के बारे में एक और तथ्य बहुत आता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सामान्य रूप से बता देता हूं आपको कि मावठ की स्थिति क्या होती है राजस्थान में, कि जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व या हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, मतलब इस दिशा से इस दिशा में जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये क्या, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावठ, वैसे वैसे इसकी वर्षा की मात्रा में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। क्योंकि नमी पहले ही नहीं है, जैसे आगे बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी। ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर जो है याद रखनी है। अगला आपसे पूछ लिया जाए कि साहब राजस्थान में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि राजस्थान में होने वाली वर्षा की न्यूनता का कारण क्या है। तो एक सिंगल ऑप्शन अगर आता है तो अनियमित वर्षा, ये याद रखना है आप लोगों को। अगला आपका क्वेश्चन हो जाता है राजस्थान में मानसून किस दिशा से किस दिशा में आगे बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कम स्टूडेंट कर पाते हैं। तो देखिए, जब मानसून की बात हो रही है राजस्थान में, तो हम सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से हो रही थी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से हो रही थी। मैंने बताया आपको 90% वर्षा। तो हम इसी मानसून को लेकर आगे चलेंगे कि साहब ये मानसून किधर से किस दिशा से किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कौन सी दिशा से आगे बढ़ेगा, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, इसकी वर्षा की मात्रा में क्या होती जाएगी, कमी। तो इसकी दिशा क्या रहती है राजस्थान में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अगर थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा नंबर दिला के देंगे ये क्वेश्चन। अगला आप लोगों का क्वेश्चन मैं बोल देता हूं साहब कि किस वर्ष बाड़मेर में कवास में भीषण बाढ़ आई थी। तो राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और राजस्थान में बाढ़ कब आई थी, अगर कवास की बात करें कि कवास में बाढ़ कब आई थी, तो 2006 में आई थी। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर, नदियों में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कैच कर पाओगे। अगर आपको आता हो तो एक बार प्रयास कीजिए बताने का। आपसे पूछा जाए कि जब कभी राजस्थान में पुष्कर घाटी किस जिले में, अजमेर जिले में से कौन सी नदी निकलती है भाई, लूनी नदी निकलती है। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाह रखती है। तो अजमेर से नागौर, पाली, जोधपुर, और इसके बाद चली जाएगी कहां पर, बाड़मेर, बालोतरा तक मीठी, और इसके बाद जालोर होती हुई चली जाती है कच्छ के रण में। तो जब कभी पुष्कर घाटी अजमेर में अधिक बरसात होती है मानसून के अधिक सक्रिय होने के कारण, मतलब पुष्कर घाटी अजमेर में अधिक वर्षा होती है, तो बाढ़ कहां पर आती है, बाढ़ आती है बालोतरा में। बालोतरा में बाढ़ आती है। कारण क्या है कि यहाँ पर बाढ़ आती है क्योंकि बालोतरा में जो लूनी नदी का पाट है, जो प्रवाह क्षेत्र है, वो अपेक्षाकृत कैसा है, सकरा है, इसलिए बाढ़ बालोतरा में आती है। आगे आपसे पूछा जाए
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, प्रयास कीजिए बताने का। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र क्षेत्र में नहीं आता, या कौन सा जिला अति आर्द्र क्षेत्र में आता है, ये बताने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सीधा बनाते हैं। ऑप्शन दे देता हूं आपको, जिन जिन को भी आता है एक बार बताने का प्रयास कीजिए कमेंट करके। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी टोंक, या ऑप्शन डी झालावाड़। तो राजस्थान का कौन सा जिला किस प्रकार के क्षेत्र में आता है, अति आर्द्र क्षेत्र में आता है। तो अति आर्द्र क्षेत्र में आने वाले जिले कौन से हैं, देखिए बूंदी, भरतपुर और टोंक, ये आर्द्र क्षेत्रों में आने वाले जिले हैं, जबकि झालावाड़ अति आर्द्र क्षेत्रों में आने वाला जिला है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश ही किस जिले से करता है, यहाँ पर झालावाड़ जिले से करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साहब राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया राजस्थान को, अपन ने बात की थी, हो जाएगा शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और पांचवा हो जाएगा अति आर्द्र। तो सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है भाई, तो सामान्य रूप से बांटा गया है 5 भागों में। लेकिन आपसे पूछे कि कोपेन के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है राजस्थान को, मुख्यतः 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपको एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछा है उसी के आधार पर आंसर करना है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान का कौन सा जिला अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देता हूं, आप लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आने वाला जिला, ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर नागौर। तो कौन सा जिला है जो अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, आप सामान्य रूप से देख पा रहे होंगे। झालावाड़ कौन से जलवायु के अंतर्गत आएगा, अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। जैसलमेर कौन से जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा, शुष्क जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। बूंदी कौन सी जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा, आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। और बात करेंगे नागौर की, तो सही आंसर है आपका नागौर। नागौर कौन सी जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जलवायु से संबंधित केवल ये क्वेश्चन, ये वीडियो आप देख जाएंगे, इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। जिस स्तर का आपका पेपर आता है उसके लिए इतना पर्याप्त है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है परीक्षा में, ये लाइब्रेरियन की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान अपेक्षाकृत क्या रहता है, कम रहता है और स्थानों की तुलना में। जो यहाँ पर ये माउंट आबू है सिरोही में, इसका तापमान गर्मियों के समय भी कम रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा माउंट आबू का ऊंचाई पर स्थित होना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में आते हैं, अच्छे नंबर देके जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये आपका कौन सी परीक्षा में आया, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण, सिंपल कारण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका वर्षा की अल्पता या न्यूनता। याद रखिएगा यहाँ पर
अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, राजस्थान में मावठ का मूल कारण, राजस्थान में मावठ का मूल कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर 2016 में। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और मूल कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण कौन सी वर्षा होती है राजस्थान में? मावठ पड़ती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? तो वर्षा को आधार माना है किसने? ट्रिवाथा ने। जबकि आपसे पूछा जाए कि वनस्पति को, ये भी याद रख लीजिए इसके साथ ही, वनस्पति को आधार माना है किसने? तो कोपेन ने वनस्पति को मूल आधार माना है। और आगे हम बढ़ जाते हैं, तो राजस्थान में महुआ के फूल कब आते हैं? हालांकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जलवायु के साथ साथ में आपका वनस्पतियों का भी क्वेश्चन है, वहां पर मैं आपको इसको करवाता चलूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसका आंसर रखना है याद। तो ग्रीष्म ऋतु में महुआ के फूल आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि बांसवाड़ा राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड में आता है? तो बांसवाड़ा किस प्रकार के जलवायु खंड में आ जाएगा? तो आपको याद रखना है ये आर्द्र प्रदेशों में आ जाएगा। और किस प्रकार का मैदानी भाग है? लोकेशन के आधार पर दक्षिणी मैदानी भाग, आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। तो बांसवाड़ा इसके अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सागवान के वृक्ष, सागवान के वृक्ष या सागवान के फूल, सागवान के वृक्ष में फूल कब आते हैं? तो कौन सी ऋतु में सागवान के फूल आते हैं? ये आपको याद रखना है। तो वर्षा ऋतु में आते हैं। सागवान के वृक्ष में फूल आते हैं वर्षा ऋतु में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? कौन सी वर्षा रेखा, थोड़ी देर पहले बोला था, 1 घंटे पहले, कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? मैंने बताया था 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और किसके समानांतर चलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर चलने वाली वर्षा रेखा है। ये पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, कपास के लिए किस प्रकार की जलवायु अच्छी रहती है? तो कपास के लिए कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु अच्छी रहती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे कि अभी अपन ने बात की मावठ, मावठ क्या होती है? शीतकालीन वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। राजस्थान में स्थानीय भाषा में मावठ कहलाती है। तो मावठ की जो वर्षा होती है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ऋतुओं के आधार पर फसल, तो ये कौन सी फसल? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। और अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कौन से खाद्यान्न के लिए अच्छी रहती है, तो राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है भाई? गेहूं है। और गेहूं किस प्रकार की फसल में आ जाता है? यहाँ पर रबी की फसल में। तो गेहूं के लिए अच्छी रहती है। और इसीलिए जो मावठ है उसको राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदों के रूप में जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदे भी कहा जाता है किसको? मावठ को। और कुछ एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। मेरा प्रयास है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाए, इसलिए हम इसको उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के मानसून, अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी के मानसून
से पहले जो पवनें चलती है क्या कहलाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मानसून से पहले जो मानसूनी पवनें चलती है सामान्य रूप से, अब देखिए किधर से आती है, वह दक्षिण पूर्व से आती है, लेकिन उनको सामान्य भाषा में राजस्थान में क्या कहा जाता है? पूर्वाई या पुरवैया, पुरवैया कहा जाता है। जो बंगाल की खाड़ी के मानसून से पहले आने वाली जो पवनें होते हैं उनको कहा जाता है पुरवैया। जबकि राजस्थान में जो मावठ पड़ती है, मावठ को क्या कहा जाता है यहाँ पर? गोल्डन ड्रॉप्स। क्यों कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स? क्योंकि ये कौन सी फसल के लिए? रबी, और रबी में मुख्य खाद्यान्न कौन सा? गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इनको गोल्डन ड्रॉप की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हवाओं की दिशा हमेशा याद रखें आप, हवाओं की दिशा वह होती है जिधर से हवाएं आती है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्म काल में, मतलब गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां कब आती है, या सॉरी ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? तो सबसे ज्यादा आंधी आती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 50 परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आती है श्री गंगानगर में। औसतन कितने दिनों पर आंधियां चलती है यहाँ पर? 27 दिन आंधी चलती है। तो सबसे ज्यादा आंधियां आती है गंगानगर में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम आंधियां राजस्थान के किस जिले में आती है गर्मियों के समय? तो नाम है झालावाड़। औसतन महीने में कितने दिन आती है? 3 दिन आती है। तो सबसे कम आंधियां चलती है झालावाड़ में। यहाँ पर क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय जिला है, रेत होती है इसलिए। और झालावाड़ कैसा जिला है? आर्द्र जिला है, मिट्टी में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, काली मिट्टी होती है, इसलिए नमी ज्यादा होती है, जल्दी से आसानी से उड़ती नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंधियां कम चलती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये याद रखना है आप लोगों को। आप पूछ ले राजस्थान का संबंध कौन से ताप कटिबंध से है, या कौन कौन से ताप कटिबंध से है, या आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जलवायु कौन सी जलवायु कहलाती है? तो देखिए सामान्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जलवायु कहलाती है किसकी? राजस्थान की। और अगर आपको ये शब्द नहीं मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो इसके स्थान पर आपको मिल सकता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, लेकिन ज्यादा संभावना उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का यहाँ पर आपकी बनती है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जून के महीने में गर्मी पड़ती है, तो जून के महीने में सबसे सीधा सूरज कहां पर चमकता है? तो जो सबसे दक्षिणी जिला होगा वहां पर सबसे सीधा लंबवत चमकेगा, और जो सबसे उत्तरी जिला होगा वहां पर सबसे तिरछा चमकेगा। तो जून के महीने में ऑप्शन में जो भी दिखाई दे आपको सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा भाई? यहाँ पर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सूरज सबसे सीधा चमकता है। अगला अंतिम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए यहाँ पर राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब, तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब राजस्थान में जून महीने में कौन से जिले में होगा? तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। जहां वायुदाब ज्यादा होगा वहां तापमान क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए तापमान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? राजस्थान के किस जिले में होता है? जैसलमेर में। और तापमान जैसलमेर में ज्यादा होता है, इसलिए वायुदाब सबसे कम हो जाएगा। इसलिए जून माह में न्यूनतम वायुदाब वाला जिला भी कौन सा हो जाएगा भाई? जैसलमेर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए 150 से 200 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोल दिए। आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका अंतिम क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में आया है संस्कृत के एग्जाम में, ये है राजस्थान में पश्चिमी भाग में तापमान की अधिकता। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या कारण है? पश्चिमी भाग में राजस्थान कैसा है? रेतीला मरुस्थल है। और रेत कैसी है? रेत कैसी होती है? गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। तो दिन के समय रेत का तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए यही मुख्य कारण है। तो धरातल का रेतीला होना मुख्य कारण है पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय तापमान के ज्यादा होने का।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये देख लिया कि ये जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक है, इससे हमने लगभग 150-200 क्वेश्चन देखे हैं। आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं है, तो इधर उधर ज्यादा पढ़ने देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमने देख लिया है मोर देन सफिशिएंट, लगभग संभावना पूरी है कि क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो उपाद्र वनस्पति क्षेत्रों में हम देखेंगे किस प्रकार के वन वनस्पति पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो सामान्य रूप से वन पाए जाएंगे वो कैसे विरल वन पाए जाएंगे, मतलब छितराए हुए वन तो पाए जाएंगे, लेकिन कम वन जिनकी घने वन नहीं पाए जाएंगे। इस प्रकार के वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। हमको हल्का फुल्का सा आइडिया लेना है, बाकी ज्यादा जो हमको एग्जैक्ट पता लगेगा कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से वन और कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, वो हमको कौन से टॉपिक में पता लग जाएगा। इसको हम कौन से टॉपिक में पढ़ लेंगे, तो इसको हम पढ़ लेंगे वनस्पति वाले टॉपिक में, राजस्थान की वनस्पतियां। इसके बाद में आर्द्र क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएगी कौन सी, पतझड़ वाली वनस्पति, और पतझड़ के साथ सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पतझड़ और सघन वन पाए जाएंगे कौन से क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में। और अंत में अपन बात कर लेते हैं अति आर्द्र। अति आर्द्र की बात करें तो अति आर्द्र में किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाएंगे। तो अति आर्द्र वन पहली बात तो पाए ही कहां पर जाएंगे, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, तो आबू के आसपास के क्षेत्रों में, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में, और इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में यहाँ पर ये अति आर्द्र वनस्पति जहां पर जो है पाई जाएगी, इसमें सदाबहार वनों की अधिकता रहती है। अब कौन कौन से वनों में, कौन कौन से वनस्पतियों में कौन कौन से जो है पेड़ पौधे आते हैं, ये हम वनस्पति वाले टॉपिक में देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन और आता है आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा संभवतः, तो राजस्थान की जलवायु का कोपेन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, मतलब कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है। तो कोपेन ने कितने भागों में बांट दिया भाई, सामान्य रूप से 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को यहाँ पर कोपेन ने बांटा। तो पहली जलवायु को उसने क्या कहा है, ये देख लेते हैं हम। कोपेन ने राजस्थान की पहली जलवायु को कहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को उसने जो निरूपित किया है वो किससे निरूपित किया है, AW से। तो याद रखना है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में हमको आइडिया तो लगे गया है कि कौन कौन से क्षेत्र आने चाहिए यहाँ पर। तो कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से जिले आ जाएंगे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, यहाँ पर माउंट आबू, इसके अलावा बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, ये वाले क्षेत्र जहां पर वर्षा की अधिकता रहती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरे नंबर को जो बांटा गया है कोपेन के आधार पर, वो कौन से बांटे गए हैं यहाँ पर, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क